दोस्तों शायद भी मौसम अगर मैं कुछ समझे छुट्टी वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की छुट्टी, बल्कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि बिल्कुल ही पक्की छुट्टी, तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा, क्योंकि छुट्टी वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पक्की छुट्टी के लिए उस इमारत की बुनियाद रख दी गई है, जिसके बाद इस इमारत ने तामीर होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी सियासी अफरीद से इस मुल्क को पाक करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज मुमकिन तौर पर आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद और सदर ममलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से जारी किए जाने वाले गजट नोटिफिकेशन के बाद पाकिस्तान के अदालती विंग के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो एक सपोर्ट बेस था वो ना सिर्फ खत्म हो जाएगा, बल्कि उसके बाद पाकिस्तान की अदालतों के अंदर मुमकिन तौर पर आइनदारी फरोग पाएगी और यहाँ पर जो फैसले हैं ये पर्सन स्पेसिफिक होने की बजाय आइन और कानून के ताबे रख के किए जाएंगे। और मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तानी अदलिया की बढ़ती हुई हदूद के रास्ते में इस तरह की आईनी दीवार पैदा करना खुद हुकूमत बल्कि अदलिया ने इसकी जवाज को पैदा किया, और उसके बाद हुकूमत ने आगे बढ़ते हुए अपनी खुद आईनी ज़रूरत के तहत इस मामले की अहमियत का इदराक किया कि जनाब अब या कभी नहीं जैसी कैफियत पैदा हो गई है। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये मामला अब यहाँ पर रुकेगा नहीं बल्कि आगे जाएगा और उसके बाद मुख्तलिफ इदारों को भी उनकी आईनी हदूद में धकेला जाएगा, तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। ये आईनी तरमीम जिसकी आज वफाकी काबीना ने मंजूरी दी है, और इस मंजूरी के बाद आज जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे ये आईनी तरमीम सेनेट ऑफ पाकिस्तान से मुमकिन तौर पर मंजूर हो चुकी होगी, या कम से कम इसके ऊपर वोटिंग के अमल का आगाज हो चुका होगा। और उसके बाद ये तरमीम आज शाम 6 बजे मुमकिन तौर पर कौमी असम्बली के इजलास में पेश की जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर चूंकि कोई भी काम टाइम के ऊपर नहीं होता। अब मैं जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सेनेट का इजलास शुरू होने में अभी भी जो है ना मुझे लगता है कि दिल्ली दूर है। 3 बजे का टाइम था सेनेट ऑफ पाकिस्तान का इजलास जो है वो शुरू होने का, अब 4 बज चुके हैं लेकिन अभी तक सेनेट का इजलास शुरू नहीं हो सका। इसका मतलब ये है कि मुमकिन तौर पर ये सेनेट का इजलास शुरू होते होते मजीद कोई आधा पौना घंटा लग जाएगा, और उसके बाद दीगर एजेंडा आइटम्स पर अमल दरामद करते हुए वोटिंग के प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए अपोजिशन के शोर शराबे को नजरअंदाज करते हुए मामलात को कौमी असम्बली तक पहुंचने में मेरा ख्याल है कि अभी 2 से 3 घंटे लगेंगे, और उसके बाद जनाब कौमी असम्बली अपनी कार्रवाई का आगाज करेगी। प्रोसीजर तो यही है कि कौमी असम्बली के बाद सेनेट से कौमी असम्बली पे जाएगा, कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद सदर के पास जाएगा, और सदर इसका गजट नोटिफिकेशन आज ही जारी कर देंगे। और इसका मतलब यह है कि आपने जरा स्पीडें चेक करनी है कि स्पीडें इस वक्त क्या हमें बनती हुई महसूस हो रही हैं। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो आज की सूरत हाल है ये हमें इस बात की तरफ इशारा करती है कि बहुत सारे लोग इस बारे में सवाल पूछते थे कि जनाब क्या आईनी तरमीम से पाकिस्तान की अवाम के मसाइल हल हो जाएंगे, क्या गरीब आदमी को इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा? तो इस सवाल का जवाब है कि जनाब एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि अवाम को इंसाफ दिलाने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है काली वर्दी यानी वकील, और वकीलों से अल्लाह ताला बचाए जनाब, और यही वकील बाद में जाकर जज बनते हैं। तो वो तमाम लोग जो इस प्रोसेस से माल बटोरते हैं वो किस तरीके से अपनी आमदनी या अपनी औलाद की आमदनी, अपने अजीज रिश्तेदारों की आमदनी के रास्ते में रुकावट पैदा करेंगे? ऐसा मुमकिन नहीं है। ये बिल्कुल वैसी ही सूरत हाल है जैसे पार्लियामेंटेरियन का बेटा पार्लियामेंटेरियन, उसका भतीजा पार्लियामेंटेरियन, उसका भांजा पार्लियामेंटेरियन, बिल्कुल ऐसे ही वकील का बेटा वकील, और ये सिलसिला हमें पाकिस्तान के हर एक इदारे में नजर आ रहा है। आज कम से कम इस सूरत हाल पर बहस करने का दिन नहीं है। अलबत्ता वफाकी काबीना का इजलास आज बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल था, क्योंकि वफाकी काबीना के इजलास में जहां पर काबीना ने ये जो 26वीं आईनी तरमीम है उसकी मंजूरी दी, और उसकी मंजूरी के प्रोसेस के अंदर जो तमाम लोग शरीक थे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने उनकी भी मंजूरी दी, और इस काबीना के इजलास से पहले जनाब वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ब्रीफिंग दी, और उसके बाद जनाब इस तरमीम के अहम तरीन नकात से अटर्नी जनरल जनाब मंसूर उस्मान अवान साहब ने भी जो है वो शुरका को इससे आगाह किया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस वक्त जनाब शहबाज शरीफ साहब, ये इनसाइड स्टोरी मैं आपको दे रहा हूँ, कि जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब काबीना के अंदर इस जो प्रोसेस था निगोशिएशंस का, खासतौर पर मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, और इस प्रोसेस के अंजाम में जहां पर बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, वज़ीर आज़म साहब ने उन सब को बहुत ही ज़्यादा मुबारकबाद दी। खासतौर पर वज़ीर आज़म ने चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा जनाब इसहाक डार साहब,
वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, मुशीर वज़ीर आज़म बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह और वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ की कोशिशों को सराहा। जिस वक़्त वज़ीर आज़म साहब इन तमाम लोगों का ज़िक्र कर रहे थे, उस वक़्त एक वज़ीर साहब, उनका नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने हाथ खड़ा किया और उन्होंने वज़ीर आज़म साहब की तवज्जो अपनी तरफ मबज़ूल कराई और कहा कि जनाब बाकी लोगों के नाम तो ठीक हैं, लेकिन 2 लोगों के नाम आपने ना खामखाई ही ले लिए हैं। अच्छा, उन्होंने कहा जनाब वो कौन से? उन्होंने कहा जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब। आज़म नज़ीर तारड़ साहब तो वो वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने आइनी तरमीम की भैंस को पानी में डाल दिया था। ये अभी वो कहते हैं ना, पिंड बजिया नहीं चक्के पहले तैयार। अभी आइनी तरमीम के हवाले से हुकूमती इत्तेहादी किसी को किस बारे में इल्म नहीं था। सिर्फ ये टास्क इनके पास था कि आपने ऐसी कोई तजावीज़ तैयार करनी है। ये वो तजावीज़ पूरी की पूरी उठाकर जनाब काले भूंडों के पास पहुंच गए और काले भूंडों को जाकर आगाह कर दिया कि जनाब असी यह करने लगे जे ताड़ा इहदे बारे की ख्याल है। उन्होंने कहा अच्छा जरा करके तो दिखाओ। और उस चक्कर के अंदर ये जो सारे का सारा प्रोसेस है ये इस हद तक मुतनाज़ हो गया, बल्कि इस प्रोसेस के आगाज़ से पहले ही इसको मुतनाज़ बनाने के लिए काले भूंडों के इशारे पर जो कुव्वतें हैं वो सरगर्म होगी। नतीजा ये निकला कि वो प्रोसेस जिसने नहायत ही खुश असलूबी से पाए तकमील तक पहुंचना था, वो सारे का सारा जो है वो मुतनाज़ा हो गया। और ये जो गुफ्तगू बज़ाहिर तो ये बहुत ही ज़्यादा जिसे मैं आपसे कह सकूँ कि जो हंसी खुशी वाले माहौल के अंदर हो रही थी, लेकिन आज़म नज़ीर तारड़ साहब को इस बात का एहसास हो रहा था कि ये जो बॉल के ऊपर पास के ऊपर ये जो गोल किया गया है ये ख़ास तौर पर एक सज़ा का अमल है जो उनके साथ बढ़ता गया है। ये बात आज़म नज़ीर तारड़ साहब को पता थी कि ये बात होनी थी और उस बात के बाद ये जो बात की गई है ये एक प्लान्ड एक्टिविटी थी, बाय डिज़ाइन थी, इसके अलावा कुछ नहीं। दूसरा तो जो मुशीर सियासी अमूर जनाब राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से जो शुक्रिया अदा किया, उसके ऊपर तो राना सनाउल्लाह साहब ने खुद ही अपना तवा लगा लिया, ये कहते हो कि पायन मेरा शुक्रिया अदा ना करो, जिन्होंने शुक्रिया तुझे मेरे तो पहले अदा किया है उन्हें अदा करो। यानी मोहसिन नकवी साहब का इशारा उनका मोहसिन नकवी साहब की तरफ था। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर का कहना था कि मैं ऐसा मुशीर हूँ सियासी अमूर का जिसको इस पूरे प्रोसेस के दौरान एक मरतबा भी ऑफिशियली मेरी खिदमात से बतौर सियासी अमूर तो फ़ायदा नहीं उठाया गया। लिहाजा बेहतर है कि जहाँ पर वज़ीर दाखिला के पास पीसीबी चेयरमैन का ओहदा भी मौजूद है, उनको वज़ीर आज़म के सियासी अमूर के मुशीर का ओहदा भी दे दिया जाए। तो मेरा ये ख्याल है कि वज़ीर आज़म साहब ने दिल में सोचा होगा मैं तो ऑलरेडी इन्होंने मुशीर लग गया। तो इस तरह की सूरत हाल वहाँ पे काबीना जनरल को पता है, जब लोग बैठे हो तो ज़रा थोड़ा सा इस तरह की जो हल्की फुल्की जो मौसीकी है वो चलती रहती है। और ये ऐसी तवाना तनकीद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसके नतीजे में जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो मजबूत होता है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने जो कुछ किया होगा वो यकीनी तौर पर उन्होंने अपनी बेहतरीन जो ज़हनी सलाहियतें हैं उनको बुरुए कार ला के किया होगा कि यार मैं इनको भी लूप में ले लूँ, बतौर वकील मेरे इनके साथ अच्छा ताल्लुक है। उनको क्या पता था कि जनाब ये जो सारे के सारे मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स हैं ये बाद में जाकर जनाब लीक हो जाएंगे और उसके बाद इसके ऊपर जो है वो मीडिया ट्रायल शुरू हो जाएगा। उन बेचारों को तो नहीं पता था और उनका भी कसूर कोई नहीं है, ये उनका पहली वजारत है। इससे पहले तो वो जो है इस पूरे सियासी अमल के अंदर कभी भी नहीं रहे। अब अगर एक सियासी शख्सियत नहीं थे वो, अब आके ताज़ा वो सियासी हुए तो लिहाजा उनको उस लेवल ऑफ एक्सीलेंस तक जहाँ पर एक पोलिटिकल मेच्योरिटी आती है कुछ टाइम लगेगा। अब आइनी तरमीम के हवाले से ये बात तो अब सबको बच्चे को पता है कि जनाब 224 का कौमी असम्बली में मैजिकल फिगर है, 64 का फिगर है वहां पर। अब जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उस वक्त भी पीटीआई का वफ्द मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास मौजूद है। मौलाना फजलुर रहमान साहब को कोशिश कर रहे हैं कि जनाब वो जो है वो वोट देने से बाज आए। अलबत्ता मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से खुद उनकी जमात की तरफ से वज़ीर आज़म साहब और तमाम मुतल्लिका लोगों को इस बात की यकीन दहानी करा दी गई है कि कौमी असम्बली के अंदर आइनी तरमीमी बिल खुद जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब पेश करेंगे, जबकि उनके तमाम सेनेट के अरकान वो सेनेट में पहुँचेंगे भी और वो हुकूमत की तरफ से पेश किए जाने वाले इस आइनी तरमीमी बिल पर वोट भी देंगे। मौलाना साहब की तरफ से ये यकीन दहानी बाज़ाब्ता तौर पर करा दी गई है। लिहाजा ये बहाम तो अब ख़त्म हो गया कि मौलाना साहब जो है वो इन है या आउट है। अलबत्ता ये बात अपनी जगह पर मुसलमा हकीकत है
کہ ابھی یہ کھیل ختم نہیں ہوا. آئینی ترمیمی عمل کا پہلا حصہ جس کا تعلق عدالتی اصلاحات سے تھا، یہ مرحلہ آج ممکنہ طور پر ختم ہو جائے گا، کیونکہ کل دن کے آغاز سے ہی نئے چیف جسٹس آف پاکستان کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے پروسیس کا آغاز ہونا ہے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن اس حوالے سے پابند کرتا ہے 3 دن پہلے نئے چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے. اب چونکہ اس اپوائنٹمنٹ نے اس آئینی ترمیم کے بعد ہونا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کے اندر ایک کانسٹیٹیوشنل ڈویژن نے بھی قائم ہونا ہے، جس کے تحت ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بننا ہے، اور تمام سیاسی اور آئینی مقدمات اس کانسٹیٹیوشنل بینچ میں ریفر ہونے ہیں. لہٰذا یہ جو چیف جسٹس کی تقرری ہے اور یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے لیے اس کی تشکیل کے لیے جو بھی لوازمان ہیں اس نے اگلے 2-3 دن کے اندر ہی مکمل ہونا ہے. لہٰذا جیسے ہی آئینی ترمیم مکمل ہوگی، چیئرمین سینٹ اور اسپیکر نیشنل اسمبلی اسپیشل کمیٹی کی اناؤنسمنٹ کریں گے اور اپوزیشن سے اس کے نام لیں گے، اور اس کے بعد جناب چیف جسٹس آف پاکستان کی اپوائنٹمنٹ کے پروسیس کا آغاز ہوگا، اور اس کے بالکل پیرللی جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے اس کی تشکیل کے عمل کا آغاز ہوگا، تاکہ یہ جو آئینی مقدمات اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ ہے یہ خود بخود یہ جو ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ میں ریفر ہو جائے، اور وہاں پر جو جج صاحبان ہیں وہ اس کی تقرری ہو تاکہ وہ ان معاملات کی سنوائی کا آغاز کریں، تاکہ بیک لاگ کا خاتمہ ہو. اور یہ بات بھی کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ ان آئینی ترامیم نے بالآخر چیلنج ہونا ہے، اور چونکہ یہ جو ترامیم ہیں اس نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں تو نہیں بلکہ انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل ڈویژن کے کانسٹیٹیوشنل بینچ میں جا کے چیلنج ہونا ہے. لہٰذا گیم جو ہے ابھی اپوزیشن نے اس کے لیے بھی یقینی طور پر کوئی نہ کوئی بریک واردات سوچی ہوگی، تو گیم سیاسی یا عدالتی دونوں ابھی تک چل رہی ہیں. البتہ یہ بات طے ہے کہ آئینی ترامیم کا دوسرا مرحلہ اس مرحلے کے اختتام کے فوری بعد شروع ہونے والا ہے. لہٰذا جو سیٹ بیلٹیں آپ نے باندھی ہوئی ہیں اس کو بھی آپ کو کھولنے کی قطعی طور پر کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ابھی گیم آن ہے اور گیم کا ابھی اختتام نہیں ہوا. اپنی ضروری ہر کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ.